हेलो दोस्तों, ज्ञान की नगरी काशी से मेटजी ट्यूटोरियल का प्रणाम। आज आज मैं आपको चार्जिंग बाय इंडक्शन के बारे में बताऊंगा। लास्ट वीडियो में मैंने फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी या चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के बारे में बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। चार्जिंग बाय इंडक्शन में किसी भी न्यूट्रल मेटल स्फीयर को बिना टच किए इंडक्शन के मेथड से उसकी चार्जिंग कैसे करेंगे, ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सपोज कर लीजिए कि ये एक मेटल स्फीयर है जो कि अनचार्ज्ड है। इसकी चार्जिंग करनी है हमें इंडक्शन के मेथड से। लास्ट टर्न पे तो मैंने फ्रिक्शन के मेथड से बताया कि उसको रब कर देंगे, तो रबिंग के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से उस पर चार्ज आ जाएगा। और अब इस केस में क्या है कि अगर ये न्यूट्रल मेटल स्फीयर है, कोई चार्ज नहीं, तो इसके पास एक पॉजिटिव रॉड रखेंगे। स्टेप 1 में पॉजिटिव रॉड रखेंगे तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पोलराइजेशन होगा और लेफ्ट सरफेस पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज आएगा और राइट सरफेस पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की वजह से पॉजिटिव चार्ज आएगा। और स्टेप 2 में फिर क्या करेंगे कि सब राइट सरफेस की अगर हम अर्थिंग कर दें, एक वायर से अर्थ में कनेक्ट कर दें, अर्थ का पोटेंशियल 0 है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो अर्थ से सरफेस में होगा और फिर ये राइट सरफेस का जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रल हो जाएगा। ये वाला पॉजिटिव रॉड यहाँ पे मेंटेन रहेगा। स्टेप 3 में क्या करेंगे कि अब राइट सरफेस पे कोई चार्ज है नहीं, लेफ्ट सरफेस पे नेगेटिव चार्ज है जो बाउंडेड चार्ज है, इसके अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे ये चार्ज बना हुआ है। तो स्टेप 4 में क्या करेंगे कि रॉड को हटा देंगे। रॉड को हटा देंगे तो ये जो चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, वो पूरे स्फीयर पे यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर जाएगा और इस तरह से इस स्फीयर पे चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। कितना चार्ज इंड्यूस होगा बच्चों? जितना इस पे पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। तो एक तो ये है, इस फिनोमेना को हम कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन या इसको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी जानते हैं। तो अब इसमें एक पॉइंट और मैं डिस्कस करूंगा कि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है। चार्जिंग बाय इंडक्शन के मेथड में इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसको थोड़ा सा समझते हैं। उसमें क्या है कि अगर सपोज कर लीजिए ये एक मेटल स्फीयर है और इसके पास हमने ये पॉजिटिव रॉड रखा। इस पॉजिटिव रॉड पे प्लस क्यू चार्ज है तो लेफ्ट सरफेस पे नेगेटिव माइनस क्यू और राइट सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज आया। तो अगर इस वाले रॉड की इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखें तो राइट साइड में पॉजिटिव रॉड है तो इसकी फील्ड इससे बाहर की तरफ जाएगी, डाइवर्ज आउट करेगी। और जब ये स्फीयर इस एक्सटर्नल फील्ड में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन राइटवर्ड होगा, तो इसके अंदर जो फील्ड जनरेट होगी वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ सेम फील्ड जनरेट होगी। यानी यहाँ पे इसके अंदर नेट फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी। दोनों इक्वल अपोजिट है तो नेट फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी। इस रीजन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डेड रीजन। यानी अगर इस पॉजिटिव रॉड को रखेंगे तो बाहर तो फील्ड प्रेजेंट होगी बट इस मेटल स्फीयर के अंदर फील्ड जो है वो प्रेजेंट नहीं होगी। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। और इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में अगर ये मेटल स्फीयर है तो चार्ज इंड्यूस्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके बराबर अपोजिट चार्ज होगा और शील्डिंग यहाँ पे जनरेट होगी, IELDING। इसको शील्डिंग इफेक्ट या इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। अब यहाँ पे जैसे एक बात और आप जान लीजिए, अगर ये मेटल स्फीयर नहीं है और ये कोई नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, जैसे ग्लास स्फीयर है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो इस पर जो चार्ज इंड्यूस होगा, वो इंड्यूस चार्ज इस पर रॉड की वजह से जो इंड्यूस होगा वो चार्ज हो जाएगा, इंड्यूस चार्ज ये हो जाएगा -Q 1 - 1/K। K को हम कहते हैं बच्चों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहाँ पे K को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या इसका दूसरा नाम रिलेटिव परमिटिविटी भी है। रिलेटिव परमिटिविटी।
तो ये दोनों नाम से इसको जाना जाता है। ये इस यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा कि इस पर कितना चार्ज इंड्यूस होगा। इस स्फीयर पे, ग्लास स्फीयर पे अलग होगा। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा कि इस पर कितना चार्ज इंड्यूस होगा। इंड्यूस चार्ज ये है जो कि के पे डिपेंड करेगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा। तो इस तरह से अब इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन ये है कि सपोज करिए आप अपनी फैमिली के साथ कार में कहीं जा रहे हैं और लाइटनिंग में फंस जाते हैं। बहुत हाई वोल्टेज की लाइटनिंग हो रही है, बिजली कड़क रही है, तो आपको अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए क्या करना होगा? तो आपको उसमें ये करना होगा बच्चों कि आप कार को रोक करके उसकी खिड़की और दरवाजों को टाइटली बंद कर लेंगे, तो वो एक मेटेलिक स्फीयर की तरह से बिहेव करेगी कार। बाहर लाइटनिंग जब होगी, बहुत हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, तो कार के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 रहेगी और किसी को भी, कार के अंदर जितने लोग रहेंगे उनको किसी तरह का कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा और आपकी फैमिली सेफ रहेगी। तो ये जो है चार्जिंग बाय इंडक्शन का फिनोमेना है। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग चार्ज की डिस्कस करेंगे वो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो इसके बाद है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। थर्ड प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है कि किसी भी बॉडी का चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। किसी भी बॉडी का चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। ये मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से ये फार्मूला निकाला गया है। एन यहाँ पे इंटीजर है और ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आपको मालूम है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो इसको अगर हम इस तरह से देखें तो प्लस माइनस ई कॉमा प्लस माइनस 2e इंटीजर्स हैं, 1 2 3 4 5 n की वैल्यू। तो इस तरह से ये प्लस माइनस 3e सो ऑन सो फोर्थ, ये जो है इनको हम चार्ज क्वांटा के नाम से जानते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर कोई बॉडी है, मान लीजिए कोई स्फीयर है, उसके चार्ज की बात करें तो उस स्फीयर को आप अनार की तरह से मान सकते हैं और उसके अंदर जो चार्ज क्वांटा है वो उस अनार के बीज की तरह से, जो जिस तरह से गुच्छे के रूप में अंदर होते हैं, वो ये चार्ज क्वांटा है। तो क्वांटाइजेशन को आप इस तरह से समझ सकते हैं। अब इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे ये क्वांटाइजेशन जो है इसको हम कहते हैं इंटीग्रल क्वांटाइजेशन। लेकिन एक नेक्स्ट फार्मूला जो इसमें लिया जाता है, ये जो क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो आज की डेट में फ्रैक्शनल फॉर्म में भी होता है। ये क्वार्क थ्योरी के अकॉर्डिंग होता है। क्वार्क्स QUARKS क्वार्क्स थ्योरी। लेकिन ये थ्योरी जो है एक्सेप्ट नहीं की गई है अभी। तो इसमें क्वार्क थ्योरी की वजह से ये जो फार्मूला आता है उस फार्मूले को हम अप्लाई नहीं कर सकते और हमें जो भी क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स करनी हम इसी फार्मूले से करेंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इनडिविजिबल है और वो फंडामेंटल पार्टिकल हैं। जबकि क्वार्क थ्योरी ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आर डिविजिबल, दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वार्क्स। 6 तरह के क्वार्क्स डिस्कवर किए गए हैं बच्चों, जिसमें पहला क्वार्क है अप, दूसरा डाउन, तीसरा जो क्वार्क है वो चार्म है, स्ट्रेंज, टॉप एंड बॉटम। इस तरह से कुल 6 तरह के क्वार्क डिस्कवर किए गए हैं। आज की डेट में ये फंडामेंटल पार्टिकल है, बट ये थ्योरी अभी एक्सेप्टेड नहीं है, इसलिए हम इस फार्मूले को अभी अप्लाई नहीं कर सकते। अब इस फार्मूले पर Q = NE पर मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं। क्वेश्चन इस तरह से है, क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिमूव्ड फ्रॉम ए बॉडी टू लीव इट विद द चार्ज ऑफ 1 कूलम। मतलब किसी बॉडी से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं कि उस पर 1 माइक्रो कूलम का चार्ज आ जाए। तो उसके लिए
Q दिया हुआ है, बॉडी पर चार्ज जो है 1 माइक्रोकूलम का है, आपको कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, जैसे सपोज कर लीजिए ये बॉडी है, इससे कितने इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन निकाले गए और इस पे चार्ज 1 माइक्रोकूलम का आया, तो इस पर्टिकुलर केस में आपको n की वैल्यू पूछा है कि कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दें कि इस पर 1 माइक्रोकूलम का चार्ज आ जाए। तो आपके पास फार्मूला है Q इज इक्वल टू NE, तो n हो जाएगा बच्चों Q बाई E, और इस तरह से Q की वैल्यू है 1 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम का मतलब होता है 10 टू द पावर -6। इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको मालूम है 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा 1.1/1.6, और इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो +19 हो जाएगा, और 6 ये, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 13, 10 टू द पावर 13। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.625 इंटू 10 टू द पावर 13। अगर डेसिमल को हम राइट शिफ्ट करें तो 6.25 10 टू द पावर 12, यानी इतने इलेक्ट्रॉन्स को हम रिमूव करेंगे इस बॉडी से, 6.25 10 टू द पावर 12 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे बॉडी से, तो बॉडी पे जो है 1 माइक्रोकूलम का चार्ज आ जाएगा। ये क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है क्वांटाइजेशन का। दूसरा जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है बच्चों, ये क्वेश्चन इस तरह से है कि 1 कप वाटर में कितना पॉजिटिव चार्ज होगा, 1 कप वाटर में कितना पॉजिटिव चार्ज होगा। क्वेश्चन है कि अगर एक कप वाटर है, पानी है, तो उसमें कितना पॉजिटिव चार्ज होगा या कितना नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसके लिए आपको मोल कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, 1 कप वाटर में कितना पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें आपको मोल कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। 1 कप का वॉल्यूम होता है बच्चों, 1 कप का वॉल्यूम होता है 250 ml। ये इंटरनेशनल मेजरमेंट है, ये 250 cc। 1 कप का इंटरनेशनल मेजरमेंट होता है 250 cc या 250 ml। आपके पास फार्मूला है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो आप यहां से मास निकाल सकते हो, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी बच्चों, वाटर की डेंसिटी आपको बहुत अच्छे से पता है, 1 ग्राम पर cc, 1 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर cc, मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम दिया हुआ है 250 cc। तो इस तरह से 250 cc को आप कैंसिल कर दीजिए, तो जो मास आया बच्चों वो 250 ग्राम आया, यानी एक कप वाटर में 250 ग्राम जो है 250 ग्राम वाटर है। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स के लिए फार्मूला आप जानते हो कि स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। नंबर ऑफ मोल्स होता है स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, और इसमें अगर हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दे बच्चों तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाता है। आपने केमिस्ट्री में भी मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा, यही यूज करेंगे यहाँ पे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर। मास कितना है, मास है 250, और मॉलिक्यूलर मास H2O का, वाटर का, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, 2 + 16 इज इक्वल टू 18। ये वैल्यू यहाँ रख दी, और एवोगैड्रो नंबर होता है 6.02 10 टू द पावर 23। तो इस तरह से ये जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गया। आपको इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि 1 कप वाटर में कितना पॉजिटिव चार्ज है, तो आप वाटर के एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए 10, वाटर के एक मॉलिक्यूल में H2O में नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए 10, 2 हाइड्रोजन के और 8 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, और H2 है तो इसका 2 हो गया, तो 10 प्रोटॉन। तो आप इसमें निकाल लो बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। पॉजिटिव चार्ज पूछा है, स्मॉल n की वैल्यू हो जाएगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में 10 से मल्टीप्लाई कर दो आप, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इस वैल्यू में 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो ये स्मॉल n आ जाएगा। फिर आप फार्मूला यूज कर दो Q इज इक्वल टू NE, Q इज इक्वल टू NE फार्मूला यूज कर दो। n की वैल्यू यहां से आप पुट कर दोगे, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आपको मालूम है 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, ये जो वैल्यू है इसमें इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये सॉल्व करने पे आ जाएगा
1.3 इंटू 10⁻⁷ कूलाम। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो एक बार इसको आप फिर से देख सकते हैं। क्वेश्चन ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वांटाइजेशन का। क्वेश्चन ये था कि एक कप वाटर में कितना पॉजिटिव चार्ज है या एक कप वाटर में कितना नेगेटिव चार्ज है। तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि 1 कप में कितना मास है। 1 कप का इंटरनेशनल मेजरमेंट होता है 250 सीसी या 250 ml। अब आप डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम है तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर देंगे। डेंसिटी वाटर की, पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी है, 1 ग्राम पर सीसी, और वॉल्यूम 250 सीसी है। सीसी कैंसिल हो गया तो मास हो गया 250 ग्राम। इसके बाद आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे एक कप में। स्मॉल नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो इस तरह से 250 बटे में 18 ये हो गया, मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर 6.02 10⁻23। इससे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गया। लेकिन आपको निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पूछा है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो आपने निकाला है उसमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों करना होगा, क्योंकि ये H2O जो है वाटर मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन में 2 प्रोटॉन, H2 में 2 प्रोटॉन और ऑक्सीजन में 8 एटॉमिक नंबर के हिसाब से। तो इससे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, स्मॉल n आ जाएगा, Q बराबर n ही लगा देंगे तो 1.3 10⁻⁷ कूलाम ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन बनता है। इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन और आपको मैं कराता हूं, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 3.2 ग्राम का न्यूट्रल कॉपर स्फीयर है, 3.2 ग्राम का न्यूट्रल कॉपर स्फीयर है, तो उस पर कितना नेगेटिव चार्ज है या कितना पॉजिटिव चार्ज है। मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ है न्यूट्रल कॉपर स्फीयर का 3.2 ग्राम। 3.2 ग्राम का न्यूट्रल कॉपर स्फीयर है, उस पर कितना पॉजिटिव या कितना नेगेटिव चार्ज है। तो इसमें भी आप वही करोगे, नंबर ऑफ एटम्स निकालोगे। नंबर ऑफ एटम्स के लिए स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो अब इस यहाँ एवोगैड्रो नंबर Na, तो अब ये हो जाएगा 3.2 डिवाइडेड बाई कॉपर का 63.5 एटॉमिक मास होता है, तो यहाँ लिख देंगे 63.5 और एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें 6.02 10⁻23। ये नंबर ऑफ एटम आ गया। अब आपको यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज निकालना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, अगर पॉजिटिव चार्ज पूछा गया तो नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए आप सपोज करिए नेगेटिव चार्ज पूछा गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है तो आप जो है इसमें क्या करेंगे, कॉपर के एक एटम में 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है। तो n जो हो जाएगा उसमें नंबर ऑफ एटम जो आपने निकाला है, नंबर ऑफ एटम उसमें 29 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 29 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। 29 से मल्टीप्लाई करने पे स्मॉल n आ गया, तो Q बराबर n ही यूज कर देंगे। n की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, n की ये वैल्यू पुट करके इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 1.3 10⁵ कूलाम ये आंसर आ जाएगा इसका, 1.33 10⁵ कूलाम। एक बार और देख लीजिए, कह रहा है कि 3.2 ग्राम का न्यूट्रल कॉपर स्फीयर, उसमें कितना नेगेटिव चार्ज है। तो मास ले लिया आपने 3.2 ग्राम, नंबर ऑफ एटम्स फार्मूला लगा दिया, मोल नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ एटम्स आ गया 3.2 अपॉन 63.5, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। कॉपर का एटॉमिक मास होता है 63.5, यहाँ रख दिया, ये नंबर ऑफ एटम्स आ गया। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो आप कॉपर के एक एटम में 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर यही है कॉपर का। तो नंबर ऑफ एटम में 29 से मल्टीप्लाई कर दिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी स्मॉल n आ गया, Q बराबर n ही लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा 1.3 10⁵ कूलाम। तो आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को चार्जिंग बाय इंडक्शन और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, और इसमें आपको मोल कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करना है, इसका यूज करना बताया आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में। तो अब
आज नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चार्ज प्रॉपर्टीज जो आगे की हैं, जैसे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है या और भी प्रॉपर्टीज हैं, उसको डिस्कस करेंगे। तो और कोई आपको कोई कहीं भी कोई क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप अपना कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।